हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। निमी टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बैटरी के पार्ट नंबर बी में जो भी प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने वाले हैं। बैटरी के पार्ट नंबर ए को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से सॉल्व किया। उसमें टोटल 20 क्वेश्चनों का वो सीरीज़ था और ये हमारा पार्ट नंबर सेकेंड है। इसमें 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें जो भी प्रश्न है बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न आपको एक नई नॉलेज देकर जाती है और हर प्रश्नों में एक इम्पोर्टेंट नॉलेज छिपा हुआ होता है। इसी चीज़ को आपको पहचानना है, देखना है कि कौन सा प्रश्न आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और कौन सा प्रश्न आपको कितना नॉलेज दे सकता है। करेक्ट? क्योंकि बैटरी कभी पढ़ी नहीं जाती, बैटरी को हमेशा समझी जाती है। बैटरी क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को रट्टा मार के नहीं समझ सकते। करेक्ट? वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद वो दिमाग से उतर जाएगा, लेकिन आप किसी भी चीज़ को यदि समझ के पढ़ते हैं, समझ के उसका आंसर देते हैं, तो वो हमेशा के लिए रहता है आपके दिमाग में। करेक्ट? और मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं कि वीडियो को देखने और प्रश्नों को देखने से कुछ नहीं होता है। करेक्ट? प्रश्नों को समझना सीखिए और इनका हल कैसे दिया जाता है इन्हें सीखिए, क्योंकि जॉब की तैयारी करने वाला विद्यार्थी एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न तैयार कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह प्रश्नों को समझता है कि प्रश्नों का जवाब कैसे दिया जाता है, इस प्रश्न में नॉलेज कितना है, इन्हीं चीज़ को वो समझ के उसका आंसर देता है। राइट? और यदि आपको लगता है कि आप थोड़े बहुत प्रश्नों को सॉल्व करके एग्ज़ाम में फतेह हासिल कर सकते हैं, तो यह गलत है। क्योंकि यदि आप दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कोने में बैठ के 10 घंटे का संघर्ष प्रतिदिन कर रहा है। तो अब आप यहाँ से खुद समझ सकते हैं कि फतेह हासिल एग्जाम में कौन करेगा, 10 घंटे तक पढ़ने वाला विद्यार्थी या फिर जो 4 घंटे पढ़ रहा है वो। करेक्ट? तो आपको इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में देते हुए अपनी तैयारी को, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है और आपको प्रतिदिन लगातार मेहनत करते रहना है। करेक्ट? तो चलिए, अब हम इस प्रश्नों के सिलसिला को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को जवाब दीजिएगा आप लोग। और इसमें जो भी प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप हर एक प्रश्न से बहुत कुछ सीख सकते हैं। करेक्ट? चलिए, आज का सबसे पहला नंबर का सवाल है हमारा 21 नंबर का। सीसा संचायक सेल यानी कि लेड एसिड बैटरी की हानि अवगुण है। एक लेड एसिड बैटरी है और उसमें कौन सी ऐसी हानि है? स्थिर वोल्टेज, स्थिर करंट, या बार बार चार्ज करना। देखिए, जो हमारी सीसा संचायक सेल है ये सेकेंडरी प्रकार की सेल है और सेकेंडरी प्रकार की सेल में सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि इसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो हमारी विशेषता होगी। हमसे हानि के बारे में पूछा है, ये हो गया गलत। स्थिर करंट और स्थिर वोल्टेज ये दोनों इसकी विशेषता के अंतर्गत आती है। हमें पूछा गया है हानि के बारे में, इसके अवगुण के बारे में। तो शॉर्ट सर्किट। अब देखिए, जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है उसमें तो टोटल 4 प्रकार के फॉल्ट होते हैं: सेंडिमेंटेशन, बकलिंग, कोरोजन और सल्फेशन। तो सेंडिमेंटेशन और बकलिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट वाला दोष सीसा संचायक सेल में आ सकती है और यही इसकी सबसे बड़ी हानि होती है। करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त आंसर होगा। आप सभी लोग देख लीजिए और ध्यान से देखिए। करेक्ट? चलिए, अगला है हमारा क्षारीय सेलों में विद्युत अपघट्य के रूप में क्षार और दूसरा क्या होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो क्षारीय सेल होते हैं ये निकिल आयरन सेल को ही हम क्षारीय सेल के नाम से भी जानते हैं। तो जो निकिल आयरन सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तो क्षार होता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का मिश्रण होता है क्षारीय सेलों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और दूसरा क्या होता है इस सेल में? तो इस सेल में दूसरे प्लेट होते हैं और वो प्लेट बने होते हैं निकिल आयरन के या फिर निकिल कैडमियम के प्लेट बने होते हैं। ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। लेड सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, लेड एसिड ऐसा कुछ भी नहीं है। निकिल आयरन के प्लेट या फिर कैडमियम निकिल कैडमियम के प्लेट होंगे और इसमें क्षार होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का मिश्रण होगा। आपका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, सीसा संचायक सेल लेड अम्ल बैटरी में इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गलत। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी गलत। तनु आयरन प्लेट, गलत।
तनुगंधक अम्ल, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है लेड एसिड बैटरी में, ये होता है H2SO4। H2SO4, इस H2SO4 को तनुगंधक अम्ल भी बोलते हैं और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। आप ऑप्शन में आपको जो भी दे आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु गंधक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनुगंधक अम्ल। यही H2SO4 ही यूज किया जाता है लेड एसिड बैटरी में। और लेड एसिड बैटरी की बहुत सारी विशेषता हैं, सभी विशेषताओं के बारे में आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, बट आप देखते रहिए और बने रहिए इस वीडियो में। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, क्षारीय सेलों में निकिल पाउडर और निकिल हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, ये जो हमारे निकिल आयरन सेल होता है, इसमें निकिल का पाउडर होता है और निकिल का हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये पाउडर किस रूप में काम करता है? तो इस पाउडर का काम है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। मैंने आपको बताया कि जो हमारी लिथियम होती है, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, तो इन मिश्रण के द्वारा एक इलेक्ट्रोड तैयार किया जाता है जो पॉजिटिव के रूप में काम करता है। और इसका निगेटिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये निकिल आयरन की बनी होती है। राइट। तो जब आपको निगेटिव के बारे में पूछे कि निगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कौन सा कार्य करता है, तो निकिल आयरन, और पॉजिटिव के रूप में आपके सामने पड़ा है। अगला, सीसा संचायक सेल अतिभारण और अति निर्वहन के परिणाम स्वरूप एक लेड एसिड बैटरी है। जब इस लेड एसिड बैटरी को ओवरलोड कर देंगे या फिर इसको अधिक डिस्चार्ज कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? लेड एसिड बैटरी में कोई ना कोई फॉल्ट होगा, क्योंकि जितना इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से अधिक लोड आप इस पर कनेक्ट कर देंगे तो जरूर कोई ना कोई फॉल्ट होगा। और कौन सा फॉल्ट होगा, यही आपको ढूंढना है। बकलिंग फॉल्ट, ओपन सर्किट नहीं। यदि आप लोड कनेक्ट करते हैं, लोड ज़्यादा या कम करते हैं, तो सर्किट कभी ओपन की कंडीशन नहीं आती है। करेक्ट। और दक्षता में बढ़ोतरी कभी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यदि जितना भी इसका कैपेसिटी है, कैपेसिटी से आप अधिक लोड कनेक्ट करते हैं, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा डाउन होगी, कभी बढ़ेगी नहीं। बढ़ती तो तब जब आप इसके फॉल्ट को सही करते, तब इसकी दक्षता में बढ़ोतरी होती। पोलराइजेशन, जो लेड एसिड बैटरी है ना, इनमें केवल 4 प्रकार का ही फॉल्ट होता है, और उन चारों फॉल्ट में से पोलराइजेशन फॉल्ट कभी आता नहीं है। ये प्राइमरी सेलों में ये फॉल्ट देखने को आपको मिलेगा पोलराइजेशन का। तो बकलिंग फॉल्ट होता है। इस फॉल्ट से नुकसान क्या होता है कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी की प्लेट होती हैं वो मुड़कर शॉर्ट हो जाती हैं। राइट। यही बकलिंग का सबसे बड़ा कारण होता है और इसका नुकसान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो लेड एसिड बैटरी होती है, इसके सवाल सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि जो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल होते हैं, इन सेलों में से प्राइमरी सेल का क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आपको, और सेकेंडरी सेल, केवल 3 ही सेकेंडरी सेल हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा लेड एसिड सेल के बारे में ही पूछा जाता है आपसे। तो आप लेड एसिड सेल के क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिए और इनके प्रश्नों का फिर जवाब दीजिए। राइट। चलिए देखिए, ये अगला प्रश्न भी लेड एसिड बैटरी से ही है कि लेड एसिड बैटरी की तुलना में निकिल आयरन से निर्मित सेल क्या होते हैं? कार्य क्षमता कम। अब देखिए, जो लेड एसिड बैटरी होती है उसकी तो एफिशिएंसी होती है 90% और निकिल आयरन की होती है 80%। अब आप यहाँ से पता लगा लीजिए कि लेड एसिड बैटरी की तुलना में निकिल आयरन सेल की कार्यदक्षता अधिक होती है या फिर कम होती है, कार्य क्षमता कम होती है। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, लगातार विद्युत वाहक बल और कार्यदक्षता में उच्च। तो आपका आंसर नंबर ए होगा कि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू निकिल आयरन सेल के। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, आपातकालीन समय इमरजेंसी लाइट के लिए उपयुक्त किया जाने वाला सेल है। अब आप लोग देखते होंगे कि जो आजकल ऑटोमोबाइल्स होते हैं, चाहे आप बाइक ले लीजिए, कोई कार ले लीजिए, रेलवे का इंजन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हर जगह पे आजकल लेड एसिड बैटरी का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। यही इमरजेंसी के इसको हम इमरजेंसी के रूप में प्रयोग करते हैं। हमसे यही पूछा गया कि आपातकालीन समय में ऐसी कौन सी सेल है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक। तो पोटेशियम मोनोक्साइड गलत, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
सीसा संचायक सेल। लेड एसिड सेल एक ऐसी बैटरी है जो इसकी कार्य दक्षता बहुत ही ज़्यादा होती है। अब देखिए इसमें जो लेड एसिड बैटरी होता है, इस लेड एसिड बैटरी में इसकी जब फुल चार्ज पे वोल्टेज होती है, फुल चार्ज जब आप इस बैटरी को कर देते हैं तो इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है 2.2 वोल्टेज। कब? जब इस बैटरी पे कोई किसी भी प्रकार का कोई लोड कनेक्ट नहीं है। यदि आप लोड कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी फुल चार्ज की कंडीशन में है तो उस समय 0.2 वोल्टेज ड्रॉप होके केवल 2 वोल्टेज ही इसकी वोल्टेज क्षमता रह जाती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये नो लोड की कंडीशन में होता है, ये लोड की कंडीशन में होता है। करेक्ट। चलिए, किसी बैटरी में सल्फेशन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले हम इस सल्फेशन के बारे में देखते हैं कि सल्फेशन है क्या। यदि आप किसी बैटरी को बिना यूज किए काफ़ी लंबे समय तक के लिए किसी कोने में रख देते हैं, उसको किसी भी प्रकार का कोई यूज नहीं करते, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो बैटरी के अंदर लेड सल्फेट होती है वो सूख कर टफ हो जाती है, कठोर हो जाता है। फिर जब आप उस बैटरी को चार्ज करने के लिए ले जाते हैं तो वो बैटरी चार्ज नहीं होती है। फिर उसको चार्ज करने के लिए हम एक ट्रिकल चार्जिंग मेथड का प्रयोग करके चार्ज करते हैं। तो इसका सबसे मुख्य कारण होता क्या है सल्फेशन आने का कि तीव्र चार्जिंग नहीं, इस तीव्र चार्जिंग के द्वारा बकलिंग का फॉल्ट आता है, सल्फेशन दोष कभी आता नहीं। करेक्ट। धीमे चार्जिंग, यदि आपसे पूछा होता कि बकलिंग फॉल्ट आने के बाद हम बैटरी को चार्ज किस विधि द्वारा करेंगे, तब आपका आंसर होता है मंद चार्जिंग। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही पूछा गया है, हैवी चार्जिंग। तो आपका राइट आंसर होगा अपूर्ण चार्जिंग। यानी कि कोई बैटरी है और उसमें सल्फेशन का दोष आया है, तो उस दोष आने का सबसे मेन रीज़न क्या है? अपूर्ण चार्जिंग। यही सबसे आपका मेन रीज़न होगा। राइट। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी बैटरी की दक्षता व्यक्त की जाती है। आपके पास एक बैटरी है, उस बैटरी की एफिशिएंसी या फिर उसकी दक्षता को आप कैसे व्यक्त करेंगे? एम्पियर आवर में व्यक्त किया जाता है। यानी कि एक बैटरी है, उस बैटरी से आप लोड कनेक्ट किए हुए हैं, उस लोड को सप्लाई कितने एम्पियर की धारा के साथ दी जा रही है और कितने घंटे तक दी जा रही है, यही इसकी कैपेसिटी होती है। तो ये एम्पियर आवर में हमेशा होती है। करेक्ट। वाट का तो पावर का यदि आपसे पूछता तो वाट हो जाता। राइट। लेकिन हमसे केवल पूछा गया है कि बैटरी की, तो बैटरी की हमेशा एम्पियर आवर में ही होती है। ठीक है। इतने एम्पियर की करंट को इतने घंटे तक बैटरी के द्वारा सप्लाई दिया जाता है, यही हमें व्यक्त करता है इसकी दक्षता को। अगला, लेड एसिड बैटरी में लगे सेपरेटर किस प्रकार होती है? मुलायम, कठोर, विलयन युक्त या छिद्र युक्त? अब हम देखते हैं, जो एक पात्र है, ये एक पात्र है हमारे पास, इसमें भरा हुआ है विलयन। करेक्ट। ये हमारी पूरा विलयन भरा हुआ है। इसी विलयन में कुछ इलेक्ट्रोड इस तरह से हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और एक होगा निगेटिव इलेक्ट्रोड। राइट। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह कई सारे इलेक्ट्रोड होंगे। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड इस बैटरी के निचली तली से कनेक्ट नहीं होता है, जुड़ा नहीं होता है। यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका लगा होता है। राइट। ये गुटका का काम क्या होता है कि इन दोनों, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को शॉर्ट होने से बचाना। करेक्ट। लेकिन इन दोनों गुटकों को शॉर्ट होने से कौन बचाता है? तो इन दोनों गुटकों को शॉर्ट होने से बचाता है सेपरेटर। ठीक है। तो यही हमसे पूछा है कि सेपरेटर कैसा होना चाहिए? ये छिद्रयुक्त होना चाहिए। क्यों छिद्रयुक्त होने का रीज़न क्या है कि जब भी रासायनिक क्रिया होंगी इस बैटरी के अंदर, तो रासायनिक क्रिया होने के दरमियान इसमें एक गैस का उत्सर्जन होता है, तो उस गैस को आसानी से ये बाहर निकाल सके, इसलिए ये सेपरेटर हमेशा छिद्रयुक्त होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये छिद्रयुक्त होता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, एक लेड एसिड सेल की एक्टिव मटेरियल क्या है? बैटरी चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव बना होता है आपका रेड लेड और निगेटिव बना होता है स्पंजी लेड।
करेक्ट। तो हमसे एक्टिव मटेरियल के बारे में पूछ रहा है, तो एक्टिव मटेरियल हमारे दोनों इलेक्ट्रोड है ना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रोड में से एक भी इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा तो क्या हमारी बैटरी सही तरीके से काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड तो दोनों हुए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो हमसे एक्टिव मटेरियल के बारे में पूछ रहा है, और ऑप्शन भी केवल एक ही दे रखा है, स्पंजी लेड के बारे में, केवल स्पंजी लेड के बारे में। यदि ऑप्शन में रेड लेड भी दिया होता तो जरूर आपका एक ऑप्शन ये भी होता कि स्पंजी लेड और रेड लेड दोनों, फिर आप उस दोनों को ही राइट आंसर मानते। लेकिन यहाँ पे केवल एक्टिव मटेरियल दिया है और ऑप्शन भी एक ही दे रखा है कि स्पंजी लेड, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, स्पंजी लेड। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि जो लेड एसिड बैटरी होती है वो चार्जिंग के दौरान, ठीक है, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसकी दोनों इलेक्ट्रोड किस तरह से बिहेव करने लगते हैं, किसकी बन जाती हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, सीसा संचायक सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अभी मैंने बताया ऑटोमोबाइल में। ट्रैक्शन में देखिए, जो ट्रैक्शन होता है, ट्रैक्शन का मतलब खिंचाव कार्य होता है, तो खिंचाव कार्य में कभी बैटरी का प्रयोग नहीं किया जाता। खिंचाव कार्यों में जो मोटर होती है ना, उनका प्रयोग किया जाता है। उष्मा जनरेट करने के लिए हम या तो सीबैक प्रभाव का प्रयोग करते हैं या फिर एडी करंट का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके हम उष्मा को जनरेट कर सकते हैं। नमी जनरेशन में, अब देखिए जो नमी जनरेशन की बात कह रहा है, बात तो ठीक है, बट ये अर्थिंग में यूज़ किया जाता है। अर्थिंग में हम नमक, कोयला, पानी डाल के वहाँ की ज़मीन को नमी करते हैं, तो वहाँ पे नमी का जनरेशन ही तो किया जाता है। बट ये तो गलत होगा ना, क्योंकि हमसे बैटरी के बारे में पूछा है, ना कि अर्थिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य है? सेल बैटरी से निर्मित होते हैं? नहीं, सेल बैटरी से निर्मित नहीं होता, बैटरी सेल से बनाया जाता है। ठीक है, कई सारे सेलों को आप इकट्ठा जोड़ करके और बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। करेक्ट। सेकंड है, कोई सेल नहीं होता, बैटरी में केवल रसायन होते हैं। बात तो ठीक है, बैटरी में तो केमिकल होता ही है, लेकिन बैटरी सेल तो होता है ना, क्योंकि यदि सेल ही नहीं है तो बैटरी तो बन ही नहीं सकता, और जब बैटरी बन ही नहीं सकता तो फिर बैटरी के अंदर रसायन कैसे होंगे? करेक्ट। अगला है, बैटरी सेलों से निर्मित होता है। ये हमें राइट आंसर लग रहा है कि बैटरी जो होती है ये सेलों से ही निर्मित होती है। कई सारे बैटरियों को कनेक्ट करके हम एक सेल का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर होगा कि एक बैटरी जब भी हमें निर्माण करना होगा तो हम कई सारे सेलों को कनेक्ट करके बैटरी को बना सकते हैं, लेकिन बैटरी को कनेक्ट करके कभी सेल नहीं बनाया जा सकता, ये तो उल्टा हो जाएगा। करेक्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 34। विद्युत मापदंडों का निम्न में से कौन सा कनेक्शन बैटरी के स्वस्थ यानी कि हेल्थी कंडीशन को व्यक्त करने वाले तथ्यों में से एक है? ये हमें इनडायरेक्टली यह बता रहा है कि एक बैटरी है, तो बैटरी की जब भी हम इसकी हेल्थी कंडीशन को चेक करेंगे तो हम किस विधि के द्वारा चेक कर सकते हैं? तो ये देखिए, ये चार्जिंग मेथड के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि हमारी बैटरी हाफ चार्ज है या डिस्चार्ज है या फिर फुल चार्ज है। उसके दरमियान हम वोल्टेज ज्ञात देख सकते हैं कि यदि फुल चार्ज है तो फुल वोल्टेज कितना होगा, और डिस्चार्ज है तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, एफिशिएंसी कितनी होगी। तो हम चार्जिंग मेथड के द्वारा हम इसकी हेल्थी कंडीशन को व्यक्त कर सकते हैं। हमसे यही पूछा गया है, और ऑप्शन नंबर डी में भी यही दे रखा है कि वोल्टेज, कैपेसिटेंस और दक्षता। यदि मान लीजिए कि बैटरी हमारी फुल चार्ज है, उस समय की कैपेसिटेंस देखेंगे तो अच्छी होगी, और बैटरी जब डिस्चार्ज होती है उस समय की कैपेसिटेंस डाउन होगी, कैपेसिटेंस कम होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से व्यक्त कर सकते हैं इसकी हेल्थी कंडीशन को, वोल्टेज से, कैपेसिटेंस से और दक्षता से। लोड से कभी नहीं कर सकते, और ऊंचाई चौड़ाई से तो हमें कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ए और बी में ऊंचाई चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई चौड़ाई बैटरी की कोई मायने नहीं रखती है। राइट। करंट तो सही है, लेकिन हीट और नमी ये दो ऑप्शन गलत दे दिए, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, स्टोरेज सेलों की क्षमता को किस पद में व्यक्त करता है? एक बैटरी हमारे पास, ये पूरी तरह से चार्ज है, फुल चार्ज है, उस समय इसकी कैपेसिटी जो होती है उसको व्यक्त इन विकल्पों में से कौन करता है? पुनः चार्ज परिक्रमण की संख्या, उपयोग की समयावधि, बैटरी के द्वारा प्रदान कर सकने वाली एम्पियर घंटे। करेक्ट।
यानी कि कोई बैटरी है वो लोड से कनेक्ट है, कितने एम्पियर की सप्लाई कितने समय तक दे रही है, ठीक है, यही इसकी कैपेसिटी को व्यक्त करेगा, क्योंकि ये अपनी क्षमता से तो ज़्यादा करंट दे नहीं सकती और अपनी क्षमता से ज़्यादा करंट कभी देगी नहीं, और जितना करंट है उतने ही समय तक के लिए देगी, समय भी ज़्यादा नहीं हो सकता और ना ही कैपेसिटी से ज़्यादा आगे जा सकती है। यानी कि मान लीजिए कि कोई 72 एम्पियर की बैटरी है, सॉरी 72 एम्पियर का करंट है इसके अंदर, इस बैटरी के अंदर, ठीक है, 1 मिनट में 1 एम्पियर का करंट ये प्रवाहित कर रही है किसी लोड को, तो ये 72 मिनट ही तो प्रवाहित कर सकती है, इससे ज़्यादा तो प्रवाहित कर नहीं सकती, ठीक है। यानी कि इसकी जो फिक्स वैल्यू है तो उस फिक्स वैल्यू से तो आगे जा नहीं सकती, और यही हमें इसकी क्षमता को बताता है कि इसकी कैपेसिटी ही इतनी है, इसलिए किसी लोड को ये इतने एम्पियर की सप्लाई प्रवाहित करा रहा है, ठीक है। तो बैटरी के द्वारा प्रदान कर सकने वाली एम्पियर घंटे ही इसकी पद को व्यक्त करता है, इसकी कैपेसिटी के पद को, करेक्ट। अगला 36 नंबर, सीसा अम्ल बैटरी में पॉजिटिव प्लेटों का समयावधि निगेटिव प्लेटों की तुलना में कितना होती है। अब देखिए इसमें जो पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट होती हैं, तो पॉजिटिव प्लेट की जो जीवन काल होता है वो निगेटिव प्लेट की तुलना में आधी होती है। कितना? आधी। यदि आपकी जो निगेटिव प्लेट है वो 10 साल चलती है तो पॉजिटिव प्लेट केवल 5 साल बाद ही खराब हो जाएगी, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। और ये जो हमारी पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट है, यदि इनकी संख्या की बात करें तो पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट की तुलना में 1 कम होती है। यदि मान लीजिए कि 11, इस तरह से किसी बैटरी में टोटल 11 प्लेट हैं, करेक्ट है, ये 11 प्लेट हो गई, इनमें से 5 प्लेट ही होगी पॉजिटिव की, बाकी टोटल 6 प्लेट होंगी नेगेटिव की, ठीक है। तो इस तरह से इसकी प्लेटों की संख्या होती है, इसका भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, राइट। अगला, सीसा संचायक सेल डिस्चार्ज स्थिति के दौरान एनोड का टर्मिनल लेड और कैथोड का टर्मिनल लेड परऑक्साइड पूरी तरह से किस में बदल जाते हैं। जब हमारी बैटरी चार्ज के कंडीशन में थी उस समय तो इसका एनोड टर्मिनल लेड का बना था और कैथोड टर्मिनल लेड परऑक्साइड का था, लेकिन जब बैटरी हमारी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई तो ये जो टर्मिनल थे ये किस में बदल जाएंगे। ये देखिए, ये PbSO4 में बदल जाएंगे। लेड परऑक्साइड इसको बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम है। और इनका जो दोनों टर्मिनल है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों PbSO4 में बदल जाएंगे। किस कंडीशन में? जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी तो लेड परऑक्साइड और लेड परऑक्साइड इनमें चेंज हो जाएंगे, इनके दोनों टर्मिनल। नेक्स्ट है, नमी युक्त सीसा संचायक सेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज क्षेत्र का स्टोरेज तापमान और नमी जितनी अधिक होगी स्व डिस्चार्ज का मूल्य उतना ही अधिक होगा। स्टोरेज क्षेत्र का स्टोरेज तापमान जितना कम और नमी उतनी अधिक होगी, स्व डिस्चार्ज की मूल्य उतना ही अधिक होगी। देखिए हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए से ही हमें आंसर पता चल जा रहा है कि जो एक बैटरी है, बैटरी के अंदर फुल चार्ज हुआ है तो वो चार्ज टेम्परेचर और नमी जितना ज़्यादा होगी उस बैटरी में, ठीक है, तो उसी टेम्परेचर और नमी की वजह से स्व डिस्चार्ज यानी कि अपने आप वो डिस्चार्ज होने लगेगा। उसके अंदर का जो चार्ज आवेश है वो आवेश अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा है कि नमी युक्त कोई लेड एसिड बैटरी है तो उसके रेस्पेक्ट में कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दे रखा है कि यदि कोई बैटरी है उसका तापमान और नमी जितना अधिक होगी, बैटरी अपने आप उसका डिस्चार्ज की कंडीशन अपने आप आती रहेगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा डिस्चार्ज होगी वो। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट है। और अगला है, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या कार्य है। अभी एक क्वेश्चन आया था विभाजक के बारे में। सेपरेटर को ही विभाजक बोला जाता है और उसका काम है आंतरिक सर्किट में दोष कम करना। यदि हम विभाजक नहीं लगाएंगे तो जो दोनों गुटके लगे हुए हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, बैटरी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो आंतरिक सर्किट में फॉल्ट आने से बचाता है हमारा सेपरेट। आज का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा, किसी भी बैटरी को अधिक समय तक बिना क्रियाशील रखने हेतु निम्न विकल्पों में से उपर्युक्त है। कोई बैटरी है, यदि हमारा
कोई काम नहीं है उस बैटरी से, तो उस बैटरी को हमें कैसे रखना चाहिए। ठीक है, तो बैटरी को हमें बिल्कुल उसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको निकाल कर, उसको सुखा कर और एक साफ सुथरी जगह पे रख देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा कि बैटरी के तरल को सुखाकर, तरल का मतलब इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको निकाल कर फिर सुखाकर बैटरी को और सूखी एवं साफ स्थानों में रख देंगे। किसी भी प्रकार का कोई बकलिंग, कोई सल्फेशन फॉल्ट की क्रिया होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो दोस्तों इस सेशन में भी पार्ट नंबर बी में हम लोग टोटल 20 प्रश्नों को सॉल्व किए, यानी कि बैटरी के टोटल 40 प्रश्नों को हम लोगों ने अध्ययन किया और यहाँ से बहुत कुछ सीखे भी कि बैटरी का यूज कहाँ किया जाता है, बैटरी क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को सीखे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो बैटरी के बारे में थोड़ा कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, तो वो इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ समझा रखा है कि बैटरी क्या होता है, और इसमें भी मैंने काफ़ी कुछ बताया। ठीक है, तो जब तक आपको समझ में ना आए वीडियो को बैक कर करके देखते रहिए, बट आपका पर्पज़ क्या है कि आपको सीखना। ठीक है, जब तक आप सीख नहीं लेते, इसको रिवीजन करते रहिए, आपसे आएगा क्यों नहीं। राइट, तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और हम एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने प्रेजेंट होने वाले हैं, और तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा।